हेलो एवरीवन, देखिए एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे। कुछ एप्लीकेशन बेस्ड हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉइल ऑफ अ गन। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है क्योंकि यहाँ हम रिकॉइल वेलोसिटी निकालेंगे गन की। देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक क्या है, गन है, ठीक है, ये क्या है, एक गन है, इस तरीके से मान ली हमने, ठीक है। अब इस गन में से जब बुलेट फायर्ड होगी, ठीक है, बुलेट यहाँ निकल गई है, ठीक, इस तरीके से बुलेट निकल गई। तो जब बुलेट आगे जाती है, ठीक है, तो ये वेलोसिटी मान लीजिए इसकी v1 है और मास इसका जो है हमारे पास वो m1 है, ठीक है, बुलेट का। और जो गन है इसका जो मास है वो है m2। और इसकी जो ये जो गन है ना, ये भी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, वो वेलोसिटी v2 से जाती है। इसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। क्यों बोलते हैं रिकॉइल? क्योंकि रिकॉइल का मतलब क्या होता है, पीछे हटना। तो ये किस वेलोसिटी से पीछे हटती है गन, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जब बुलेट आगे जाती है तो गन भी थोड़ी सी पीछे जाती है, ठीक है, इतनी बात। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इसको टाइटली पकड़ना पड़ता है गन को, क्योंकि ये बैकवर्ड भी जाती है। समझ रहे हो, ये बात क्लियर है। अब इसी चीज़ को समझते हैं कि ये कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। देखो इसमें यही लिख रखा है, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन देन गन मूव्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बुलेट। अगर बुलेट इस डायरेक्शन में है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या जाएगी, गन जाएगी। और रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वो हमें पता है, जैसे हमने वो बॉल्स का किया था, बिफोर द कोलिजन लीनियर मोमेंटम इक्वल होता है आफ्टर द कोलिजन वाला, ठीक है। तो वही कहानी इसमें लगेगी। तो रिकॉइल वेलोसिटी हम निकालेंगे, उसके लिए हमने मान लिया m1 क्या है, मास ऑफ द बुलेट है, एंड v1 इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, और m2 क्या है, मास ऑफ द गन, एंड v2 इज द वेलोसिटी ऑफ द गन। अब आप कहोगे तो फाइनल वेलोसिटीज लिखी हुई है हमने, इनिशियल कहाँ गई। अब देखो जब नॉर्मली गन है इस तरीके से, गन कैसी बन रही है ये, ठीक है, चलो ऐसे समझ लो, ठीक। अभी जब गन में से बुलेट को फायर नहीं किया तो यानी कि गन भी रेस्ट पे है और बुलेट भी रेस्ट पे ही है, ठीक है। तो यानी कि u1 एंड u2, u1 कौन सी होगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, एंड u2 क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन। ये दोनों ही क्या है, ज़ीरो है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ u1 एंड u2 बी ज़ीरो एज गन इज़ एट रेस्ट। सो बुलेट भी क्या होगी, रेस्ट पे ही होगी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो u1 और u2 हमें पता चल गया ज़ीरो है, ठीक। अब जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो क्या कहता है, कहता है टोटल जो लीनियर मोमेंटम होगा, मोमेंटम यहाँ आएगा बिफोर फायर, एंड यहाँ क्या आएगा, इक्वल टू किसके होगा, वो टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, ठीक है। और ये किस कहाँ से है, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये आपको पता है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। अब देखो यहाँ पर जब हम कह रहे हैं बिफोर फायरिंग, बिफोर फायरिंग में अगर हम देखें जो गन का होगा और बुलेट का होगा, वो मोमेंटम क्या होगा, गन का होगा m1 u1 और बुलेट का क्या होगा m2 u2, ठीक है। और u1 u2 ज़ीरो है, तो हम यहाँ लिखते हैं m1 u1 प्लस में m2 u2 इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। आफ्टर फायरिंग में क्या होगा, बुलेट का m1 v1 प्लस में क्या होगा आपके पास m2 v2 होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। यही होगा ना लीनियर मोमेंटम बुलेट का, और ये क्या है, लीनियर मोमेंटम गन का। दोनों ऐड कर दिए हमने, यही तो पढ़ा था हमने या नहीं। अब u1 u2 तो ज़ीरो है, तो ये दोनों ज़ीरो, क्योंकि u1 ज़ीरो है तो ज़ीरो से m1 मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो, और u2 भी ज़ीरो है, ज़ीरो से m2 मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो, तो ये ज़ीरो आ गया। और यहाँ क्या आ गया, m1 v1 प्लस में m2 v2। तो यहाँ से देखो m1 v1 इधर जाके क्या आ जाएगा, m1 v1 माइनस का आ गया, और ये क्या आ गया m2 v2। तो v2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस का m1 v1 अपॉन में m2। तो ये आ गई हमारे पास क्या, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। और माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी किसकी डायरेक्शन से, बुलेट की डायरेक्शन। अगर बुलेट की डायरेक्शन ये है तो इसकी डायरेक्शन ही होगी। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ये बात कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द वेलोसिटीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और हमें पता चल रही है कि ये जो v2 है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, m2 के। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v2 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m2। इसका मतलब क्या है कि मास अगर ज़्यादा होगा तो ये वेलोसिटी कम होगी। तो इसका मतलब अगर हम हैवी, m2 किसका मास है, गन का, ठीक है ना। तो अगर हम हैवी मास वाली गन लेंगे, ठीक है,
तो उस केस में क्या होगी, वेलोसिटी कम रहेगी, ज़्यादा मास कम वेलोसिटी, तो वो कम पीछे आएगी, सीधी सी बात ये है, वेलोसिटी कम रहेगी तो वो कम पीछे आएगी, और कम पीछे आने का मतलब क्या है कि वो हर्ट नहीं करेगी। मान लीजिए तेज़ी से पीछे आएगी तो आपका शोल्डर वगैरह भी टूट सकता है या नहीं, धीरे से आएगी तो क्या होगा, इतना हर्ट नहीं करेगी। इसलिए जो गन्स को है ना शोल्डर के बिल्कुल, जैसे आपने देखा होगा, जैसे एक आर्मी का है मैन, ठीक है, आर्मी मैन है, वो लेटा हुआ है ज़मीन पे और उसके हाथ में क्या है, गन है, ठीक है, तो वो उसकी देखना, वो जो गन होता है ना उसका जो पिछला हिस्सा होता है वो उसके शोल्डर से अटैच होता है, फिर वो फायर करता है ज़बरदस्त, ठीक है ना, ताकि वो बैक आ भी रही है तो उसके शोल्डर से अटैच है। अब वो शोल्डर से अगर अटैच है तो उसकी बॉडी का मास और उस गन का मास एक सिस्टम कंसीडर होगा, एक सिस्टम कंसीडर होगा तो मास ज़्यादा हो गया तो वो वेलोसिटी थोड़ी पीछे कम आती है और हर्ट कम होता है, ठीक है। तो कभी भी देखना ऐसे नहीं है कि हाथ में लिया और ठा 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 करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर जो रिवॉल्वर्स भी होती हैं उनको भी ऐसे चलाया जाता है, दोनों हाथों से पकड़ के, ठीक है ना। और जो नॉर्मली जो गन जो हम बात कर रहे हैं कि जैसे आर्मी मैन चला रहे हैं गोलियाँ, वो हैवी गन्स होती हैं उनकी, तो वो देखना लेट के और शोल्डर पे लगाते हैं उस गन को, फिर चलाते हैं गोलियाँ, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बात पता चल गई कि जितना ज़्यादा मास होगा वेलोसिटी उतनी कम होगी, तो ये बेटर चीज़ है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इट मीन्स दैट हैवियर जो गन होगी ना, हैवियर गन will recoil with small velocity, ठीक है। जो हैवियर गन होंगी तो ऑब्वियसली बात है, जितनी हल्की गन होगी वो ज़्यादा पीछे आएंगी, और जो हैवियर गन होंगी उनकी जो रिकॉयल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, स्मॉल होगी, ठीक है। तो रिकॉयल विद स्मॉल वेलोसिटी, क्लियर। बताओ समझ में आई कहानी। अब देखो इसमें एक चीज़ समझने की बात है, क्या कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ तो ये ज़ीरो हो गया मोमेंटम और यहाँ वाला क्या है, मोमेंटम ज़ीरो तो नहीं है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ को समझो, ये लीनियर मोमेंटम ज़ीरो है तो आप कहोगे कि वो तो कांस्टेंट होता है, इसका मतलब वो चेंज नहीं होगा, तो यानी कि फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, इसका मतलब आफ्टर फायरिंग भी क्या होना चाहिए, जीरो ही होना चाहिए। तो वो जीरो ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होगी, जो V2 है और ये V1 है, इसमें क्या है हमारे पास, दोनों की अपोजिट वेलोसिटी है। तो जब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं ना तो यहाँ पर साइन क्या होगा, चेंज होगा, तो ये भी माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये इस तरीके से बनेंगे कि वो भी जीरो ही होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, ये पूरा एक सिस्टम है, ये पूरा एक सिस्टम है और ये एक पूरा एक सिस्टम है। तो अगर ये रेस्ट वाले सिस्टम को देखें हम, तो इसमें भी क्या है, ये इक्वल है आपके पास। इक्वल कैसे है कि जैसे मान लीजिए रेस्ट पे है, ठीक, तो यहाँ पर इस जो गन का हम कहेंगे मोमेंटम और इस बुलेट का मोमेंटम वो क्या है, इक्वल है, चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। और जब इस एक पूरे सिस्टम में बात करेंगे, इस वाले पूरे सिस्टम में, तब देख लो आप, ठीक है, इस सिस्टम में क्या होगा, इसका जो मोमेंटम है और इस बुलेट का मोमेंटम है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। तभी तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये इक्वल मोमेंटम है, यानी कि मोमेंटम क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है एक सिस्टम में पर्टिकुलर। अगर ये हम इसको अलग सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं रेस्ट वाला, और ये अलग सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। हम इसमें ये नहीं कह सकते कि चेंज इन मोमेंटम, जैसे हम कहें कि ये वाला इस गन का चेंज इन मोमेंटम और इस वाली गन का, मतलब जब फायर होगी उसके बाद, कि इनका इक्वल होगा। हम ये नहीं बोल सकते यहाँ पर कि M1U1 जो है वो इक्वल, या फिर हम कहें इसका M2U2। इस गन का तो मोमेंटम क्या था, 2 से लिया था ना हमने, तो M2U2 इज़ इक्वल टू M2V2, ये नहीं हो सकता कभी भी। बात को समझो, एक सिस्टम, ये सिस्टम अलग है, ये सिस्टम अलग है, या तो ये पूरे सिस्टम का इक्वल होगा इस पूरे सिस्टम से, ठीक है। इंडिविजुअल नहीं हो सकता कि यहाँ मास ऑफ जो ये मोमेंटम ऑफ गन है और यहाँ मोमेंटम ऑफ गन है वो इक्वल है, ऐसा नहीं है। पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या है, इक्वल है, समझ रहे हो इतनी बात। या फिर आप ऐसे करते हो, एक ये अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है, तो इसका जितना मोमेंटम वो इसके इक्वल, और रेस्ट वाले में जितना मोमेंटम बुलेट का उतना ही गन का मोमेंटम। ये चीज़ आप समझ सकते हो। जैसे कि हमने जब कोलिजन में भी बात करी थी, जब कोलिजन किया था हमने दो बॉडीज़ का, ए और बी का, तो जब यहाँ पर कोलाइड हो गई है, ठीक है ना, कोलाइड होने के बाद ये चली इस तरीके से, ठीक है, और ये थी बिफोर कोलिजन। तो यहाँ पर U1 वेलोसिटी थी, यहाँ U2 थी, यहाँ पर ये V1 हो गई थी और ये V2 हो गई थी, अगर याद हो आपके। और इसका मास था M1 M2 और ये भी M1 M2 था। तो इसमें भी हमने यही तो बात करी थी कि इस टोटल का लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन ये इक्वल है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये A का और इधर वाले A का इक्वल है। मान लो M1 V1 इक्वल टू M1 U1, ये नहीं हो सकता, अलग अलग में नहीं हो सकता। पूरे सिस्टम का या तो इक्वल करो या सिंगल सिंगल सिस्टम में इक्वल करो। ये वाला M2 U2 इक्वल होगा इस M1 U1 के, या फिर M2 V2 इक्वल होगा M1 V1 के। ये चीज़ को समझना है बड़ा तरीके से, बच्चों को यही कन्फ्यूजन रहती है। क्योंकि अगर यहाँ से भी आप देखो M1 V1 है, ये M2 V2 इधर जाके क्या बनेगा, माइनस का बन जाएगा। है तो इक्वली, माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, सिर्फ कि वेलोसिटीज़ क्या इनकी अपोजिट है।
समझ रहे हो? अगर यहाँ से भी हम कंसीडर करें इस चीज़ को कि ये चीज़ इधर जाएगी, तो इस जो आफ्टर फायरिंग वाला सिस्टम है हमारे पास, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन नहीं लग रहा क्या? बताओ, M2V2 इधर जाएगा, माइनस का बन जाएगा। देखो ना, ये M1V1 प्लस में M2V2 इक्वल टू 0 आया जैसे यहाँ से, तो M1V1 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? ये माइनस का M2V2 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये भी क्या है, इक्वल ही नहीं है एक सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं। माइनस साइन सिर्फ क्या कर रहा है? वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। अब पूरे सिस्टम की बात करें, ये सिस्टम जो आफ्टर फायरिंग है और बिफोर फायरिंग है, ये इक्वल है। ये इक्वल में आप कहोगे बिफोर फायरिंग तो ये जी 0 है, तो आफ्टर फायरिंग भी क्या 0 होगा? आ सकता है 0, क्यों नहीं आ सकता? समझ रहे हो इतनी बात? मोमेंटम, टोटल मोमेंटम की बात हो रही है ना, तो टोटल मोमेंटम तो यहाँ 0 बन ही सकता है इनका। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी किस में आएगी? एक इसमें से माइनस में आएगी। समझ रहे हो ना? एक का मास जो है मान लो कम, वेलोसिटी ज़्यादा, एक का मास जो है ज़्यादा, वेलोसिटी कम, तो कंपनसेट हो रहा है। और कैंसिल करने के लिए क्या हो रहा है? एक वेलोसिटी क्या है? अपोजिट में है, तो माइनस का साइन आएगा। अगर ये बात मेरी समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है आपको, और अगर नहीं आ रही है तो सिंपल समझ लो जो ये कहानी थी वो तो बहुत ही आसान है। ठीक है, मेन बात जो मेरे को समझानी थी आपको, अगर वो आ गई आपको समझ तो बहुत अच्छी बात है। चलो जी आगे ही बात करते हैं इसमें। वाइल सेकंड क्या है हमारे पास एप्लीकेशन? वाइल फायरिंग बुलेट, ये यही है। ठीक है, यहाँ पर हमने रिकॉइलिंग वेलोसिटी जो है गन की निकालनी सीखी है। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? वाइल फायरिंग अ बुलेट द गन शुड बी टाइड टू द शोल्डर। ऑब्वियसली बात है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ही आएगी बात, जो मैंने अभी आपको बताई थी कि जब हम फायर करते हैं बुलेट को, तो जो गन है वो आपकी जो शोल्डर है उस पर टाइटली हेल्ड होनी चाहिए ताकि वो बैक कम आए। ठीक है ना? क्यों? देखो क्या लिखा है, द रिकॉइलिंग गन कैन हर्ट द शोल्डर। ऑब्वियस बात है, जो रिकॉइलिंग गन है जो पीछे आएगी तो शोल्डर को क्या करेगी? हर्ट करेगी, चोट पहुँचाएगी। इफ़ द गन इज हेल्ड टाइटली अगेंस्ट द शोल्डर, अगर हम टाइटली गन को जो है शोल्डर पे लगाएंगे, देन द बॉडी एंड द गन टुगेदर विल कॉन्स्टिट्यूट वन सिस्टम। तो वो एक सिस्टम कंसीडर हो जाएगा, बॉडी भी और गन भी। तो वो टोटल मास कंसीडर होगा। टोटल मास क्या हो गया? यानी कि वो ज़्यादा हो गया, टोटल मास बिकम लार्ज एंड द रिकॉइल वेलोसिटी बिकम स्मॉल। तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या हो गई? स्मॉल हो गई। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्लाइट ऑफ द रॉकेट्स एंड द जेट प्लेन्स। ऑब्वियसली बात है, फ्लाइट ऑफ द रॉकेट या जेट प्लेन्स। जेट प्लेन्स आपने देखे होंगे जो हॉरिजॉन्टली चलते हैं और पीछे से उनमें क्या निकलता है? स्मोक सा निकलता है। ठीक है, और रॉकेट्स तो आपने देखे ही हैं, वो तो क्या होते हैं आपके सीधे इस तरीके से होते हैं या नहीं, और यहाँ पर नोजल्स होती हैं, यहाँ से वो गैसेस निकलती हैं। समझ रहे हो? अब ये जो नोजल्स होती हैं ना बहुत बारीक होती हैं। बारीक क्यों है? कि यहाँ से काफ़ी वेलोसिटी से फिर निकलेगी, तेज़ वेलोसिटी से वो निकलेंगी। तेज़ वेलोसिटी से निकल रही हैं बाहर, तो बैकवर्ड भी मतलब इसको फॉरवर्ड मोशन भी देंगी उतना ही जितना ये बैक वेलोसिटी से निकल रही हैं, जो भी मतलब ये मोमेंटम बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, उतना ही मोमेंटम ये ऊपर देंगी, सीधी सी बात है। और इसीलिए ये जो नोजल्स हैं बारीक रखी जाती है ताकि वेलोसिटी ज़्यादा हो, ताकि इसको फॉरवर्ड मोमेंटम अच्छा मिले, वेलोसिटी ज़्यादा मिले उसको भी। देखो क्या मतलब क्या है इसका, जो इसमें हम कह रहे हैं कि जहाँ से गैसेस निकल रही हैं वो बहुत बारीक नोजल्स होती हैं, वहाँ से निकलती हैं। ठीक है, एक मतलब नैरो ओपनिंग होती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हो, आप पाइप से पौधों में पानी दे रहे हो या आप गाड़ी वॉश कर रहे हो। ठीक है, तो नॉर्मली आप दे रहे हो तो इतनी वेलोसिटी तो नहीं लगती पानी की, लेकिन जब आप उस पाइप के आगे इस तरीके से थंब लगाते हो और थोड़ी सी रखते हो स्पेस पानी आने का, तो वो पानी कितनी स्पीड से निकलता है। वही चीज़ है कि वहाँ वेलोसिटी बढ़ाने के लिए नोजल्स जो होती हैं बहुत ही बारीक होती हैं ताकि वेलोसिटी मिले, और वेलोसिटी बैकवर्ड आएगी तो मोमेंटम भी क्या आएगा? आगे का ज़्यादा आएगा, फॉरवर्ड का। तो वही सब लिखा हुआ है। इन रॉकेट्स एंड जेट प्लेन्स द हॉट एंड कंप्रेस्ड गैस एस्केप थ्रू द नैरो ओपनिंग विद लार्ज वेलोसिटी। नैरो ओपनिंग से लार्ज वेलोसिटी से निकलती हैं। एज रिजल्ट ऑफ इट द एस्केपिंग गैसेज एक्वायर लार्ज बैकवर्ड मोमेंटम। ऑब्वियसली वेलोसिटी ज़्यादा है तो बैकवर्ड मोमेंटम इसका ज़्यादा रहेगा। समझ रहे हो? एंड दिस इन टर्न और गिव्स द इक्वल एंड फॉरवर्ड मोमेंटम टू द रॉकेट। तो उतना ही मोमेंटम आगे वो मिलेगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलता है। ठीक है ना, कि जितना ये पीछे आ रहा है उतना ही आगे जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पर गन में भी बता रहा था आपको कि जितना बुलेट का है उतना ही मोमेंटम इधर पीछे गन का जाने का है। तभी मैं यहाँ से आपको ये चीज़ बता रहा था कि ये भी इक्वली होगा, ये वाली कहानी में इक्वली होगा ये। ठीक है जी, उसके बाद देखो मेन पॉइंट पे आते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बढ़ाते हैं। देखो ये जो फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, देखो क्या कह रहा है। एन एस्ट्रोनॉट इन ओपन स्पेस हु वांट टू रिटर्न टू द स्पेसशिप थ्रो सम ऑब्जेक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द स्पेसशिप। मान लो एक एस्ट्रोनॉट है, वो स्पेसशिप से बाहर आ गया। ठीक है, अब स्पेसशिप जहाँ स्पेस है मान लो एकदम फ्रिक्शनलेस जो है आपको पता है जो प्लेस होता है। ठीक है, अब वहाँ पर क्या करना है, उसे स्पेसशिप में अंदर जाना है, तो वो क्या कर सकता है, जिस डायरेक्शन में उसे मूव होना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करे, वो ऑब्जेक्ट को थ्रो करे। तो जितने मोमेंटम से वो थ्रो हुआ उतने मोमेंटम से वो भी आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और स्पेसशिप के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप नॉर्मली ऐसे कर सकते हो कि जैसे मान लो अर्थ पे कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस है, बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है, बिल्कुल स्मूथली जिसे हम कहते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें क्या होता है, और उसमें कोई वहाँ फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो उसमें पता क्या होता है, जैसे आप नॉर्मली हवा निकालोगे मुँह से बाहर की तरफ, तो आप देखना थोड़ा सा बैकवर्ड जाओगे,
ये चीज़ होती है, क्योंकि मोमेंटम जितना बाहर लग रहा है हवा का, उसी मोमेंटम से आप क्या जाओगे, पीछे जाओगे। हवा आप बाहर निकाल रहे हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और आप बैकवर्ड जा रहे हो, ये चीज़ हो सकती है। तो ये यहाँ पर अब ये कहानी आपको समझनी है कि जो एस्ट्रोनॉट है वो क्या कर रहा है, अगर उसे स्पेसशिप में जाना है तो वो क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करेगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो मूव करेगा, ठीक है। तो ये सब लिख रखा है यहाँ, एन एस्ट्रोनॉट इन ओपन स्पेस हु वांट टू रिटर्न टू द स्पेसशिप थ्रो सम ऑब्जेक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द स्पेसशिप। ऑब्वियस बात है, जो डायरेक्शन स्पेसशिप का है उसके अपोजिट ही डालेगा, तभी वो भी उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में स्पेसशिप है, ठीक है। एंड बाय डूइंग सो ही गेन्स अ मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ द थ्रो ऑब्जेक्ट, जो थ्रोन किया उसने ऑब्जेक्ट, उसी के मोमेंटम के इक्वल उसको इक्वल और अपोजिट मोमेंटम उसे मिलेगा। एंड सो ही मूव्स टुवर्ड्स द स्पेसशिप, ठीक है। बात इतनी, तो स्पेसशिप की तरफ मूव करेगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो ये क्या है, एक स्पेसशिप है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, अब ये यहाँ है जो एस्ट्रोनॉट है, तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को थ्रो करेगा इस डायरेक्शन में अपोजिट में, ताकि ये फॉरवर्ड जाए और स्पेसशिप में चला जाए अंदर। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये थी कुछ एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये अच्छे से कर लेना आप, ठीक है, कर लोगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो में हम बात करेंगे वो करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन की। क्लियर, तो रॉकेट प्रोपल्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर, तब तक के लिए थैंक यू।